अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, जो आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है, वो है चैप्टर नंबर 4, लिक्विड एंड सॉलिड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लिक्विड क्या चीज़ है, और इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि सॉलिड क्या चीज़ है। सबसे पहले हम आते हैं लिक्विड, क्योंकि हमारा जो पहला पोर्शन है चैप्टर का वो है लिक्विड। तो हम पहले लिक्विड को अंडरस्टैंड करते हैं कि लिक्विड क्या चीज़ है। तो आपने पहले भी ये पढ़ा हुआ है कि इन लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन सॉलिड। को पता है ना, लिक्विड के अंदर डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर है मॉलिक्यूल्स का, लेकिन सॉलिड के अंदर ये टाइटली पैक्ड होते हैं। सेकंड, यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, लिक्विड है इनडेफिनिट शेप। वाटर आपके पास है, उसकी शेप नहीं होती, बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन उसका कोई ना कोई वॉल्यूम जरूर होता है। तो ये हमारे पास था, इंट्रोडक्शन था, उसकी प्रॉपर्टीज थी लिक्विड की। सेकंड वन, यहाँ पर मैंने ये टर्म यूज की है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है, तो यहाँ पर दो टर्म हम यूज करेंगे। कौन कौन सी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेपरेट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो सेपरेट मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। सपोज ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, जो इन दोनों के दरमियान फोर्सेस होंगी उसे हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है, इसकी एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड वो कहते हैं दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट अमंग ऑल टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये एटम्स और मॉलिक्यूल, जितने भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो आपके पास ऑर्गेनिक है चाहे वो इनऑर्गेनिक है, इट मींस वो क्या करते हैं, वहां पर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। सेकंड हमारे पास क्या, थर्ड हमारे पास क्या चीज आ जाती है, वो कहते हैं द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस। वो ये कहता है कि जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, जितनी इनके दरमियान फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, उतना क्या होगा, उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा। जितनी ये वीक होंगी उतनी क्या होगी, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द फोर्सेस हैव नो रिलेशन विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन सा होता है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर ये क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्लियर हुआ ये। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, वो कहता है द फोर्सेस आर, these forces are weaker than intramolecular forces। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये वीक होती हैं, किससे, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। और यहाँ पर इसकी अगर हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास है HCl और ये भी HCl, दो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं। अब यहाँ पर ये देखिएगा, ये Cl है और यहाँ पर हाइड्रोजन, जो इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये जो मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पर शो किया हुआ है, इससे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये याद रखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर तो डिपेंड करती है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा नहीं होता कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ जाकर बॉन्ड बना ले, ऐसा नहीं होगा। या इसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ बॉन्ड बना ले, तो ऐसा नहीं होगा। ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंट्रा का मतलब ये है कि विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो डिफाइन कैसे करेंगे, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, आपके पास क्या आएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। याद रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और इंट्रामॉलिक्यूल विद इन टू एटम्स। अब यहाँ पर देखिएगा, ये HCl है ना, इन दो, ये हाइड्रोजन एटम है और ये हमारे पास Cl एटम है, जो इन दोनों के दरमियान ये वाली एग्जिस्ट हो रही है फोर्स, इस फोर्स को हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इसके बाद ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, इसकी पहले एग्जांपल है यहाँ पर HCl, और यहाँ पर ये जो डॉट लाइन है इसे मैं क्या कह रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस,
और ये जो हमारे पास आ रही है HCl मार्जिन लाइन जो हमारे पास आ रही है, इसे मैं क्या कह रहा हूँ, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन टू एटम्स। एक ये है और दूसरा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस एग्जिस्ट होती हैं उससे हम क्या कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ पर देखिएगा ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज कर रहा है और यहाँ पर Cl अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज कर रहा है। तो इट मींस यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो कौन सी होंगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। दे हैव नो रिलेशन विद फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये जो आपके पास बॉन्ड आ रहा है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसके बाद फोर्सेस हैव कंसर्न विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है क्या कर रहा है, कंसर्न कर रहा है कि यहाँ पर जब ये बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका आखिरी शेल में इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो आपस में बॉन्ड कर लेंगे। वहां पर जो हमारे पास बनती है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू भी आती हैं। कौन कौन सी हैं, आयनिक बॉन्ड, आयनिक अगर बॉन्ड होगा तो वो भी क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। अगर आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है तो वो भी क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अगर आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ रहा है तो वो भी क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस है। इट मीन जितने भी केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहां पर हम टाइप्स डिस्कस करेंगे किसकी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो डाइपोल फोर्सेस इसकी पहली टाइप है, सेकंड है आयन डाइपोल फोर्सेस, थर्ड है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, फोर्थ है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो यहां पर पहले हम डिस्कस करेंगे डाइपोल फोर्सेस। तो डाइपोल फोर्सेस बेसिकली क्या चीज है, वो कहता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस व्हिच आर developed when a negative end of a polar molecule attracts the negative end of the other molecules। कि वो यहाँ पर ये कह रहा है कि negative end of the polar molecules can attract with the positive end of the other molecule। एक ही मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल ये, इसका नेगेटिव एंड जो है वो दूसरे पॉजिटिव एंड को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है लेकिन दोनों पोलर हों। डाइपोल का मतलब ही यही है कि ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, दोनों कौन है, पोलर हैं। अगर दोनों मॉलिक्यूल पोलर होंगे तो तब डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करेगी। तो इट मींस ये भी HCl यहाँ पर पोलर होगा, ये भी हमारे पास पोलर होगा। तो HCl और यहाँ पर हमारे पास HCl है, तो HCl और यहाँ पर HCl, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी उसे हम कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। और इस फोर्सेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और दीज फोर्सेस आर इफेक्टिव, ये इफेक्टिव होती है 1% एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। और ये ऑलमोस्ट जो है वो 1% बिहेव कर रहा होता है, कैसे, जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, जिस तरह ये कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है इसी तरह ये भी 1% एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद वो कहता है फैक्टर अफेक्टिंग द डाइपोल फोर्सेस। फैक्टर अफेक्टिंग द डाइपोल फोर्सेस, दो इसके फैक्टर है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। सेकंड कौन सा, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डाइपोल फोर्सेस को क्रिएट करते हैं। पहला कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना बॉन्ड पोलर होगा, उतना बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा। और वो कौन सी, वहां पर कौन सी फोर्सेस क्रिएट करेगी, डाइपोल फोर्सेस। और वो जो फोर्सेस होंगी वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी। और यहाँ पर वो क्लोरोफॉर्म की भी एग्जांपल दे रहा है, एक एग्जांपल HCl की है, दूसरी क्लोरोफॉर्म की। यहाँ पर देखिएगा ये भी आपके पास क्लोरोफॉर्म है, ये भी आपके पास क्लोरोफॉर्म है, दोनों पोलर हैं। और पोलर के दरमियान जो यहाँ पर फोर्सेस क्रिएट हो रही है, इस फोर्सेस को हम कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। और यहाँ पर देखिएगा ये आपके पास है हाइड्रोजन, ये है पार्शियली पॉजिटिव, और ये आपके पास है Cl पार्शियली नेगेटिव। और ये इसकी इस केस में देखो तो यहाँ पर Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर जो फोर्सेस क्रिएट होंगी वो कौन सी होंगी,
डाइपोल फोर्सेस। और यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना बॉन्ड पोलर होगा, उनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। और इसके बाद डिस्टेंस की अगर बात करता हूँ तो डिस्टेंस हमारे पास है, ये नहीं है कि अगर उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ज्यादा है तो उनके दरमियान फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, अगर डिस्टेंस यहाँ पर है तो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। अगर दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पर पड़े हुए, एक मॉलिक्यूल ये पड़ा हुआ है HCl का, दूसरा HCl का मॉलिक्यूल ये पड़ा हुआ है, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो वीक होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लेकिन क्या होंगी, वीक होंगी, क्योंकि इनके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो ज्यादा है। जैसे डिस्टेंस ज्यादा होगा बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और वीक यहाँ पर हमारे पास है, इट मींस ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स फोर्सेस आर वीक। गैसेस की बात करता हूँ, अगर दोनों पोलर जो आपके पास है ये गैसेस फॉर्म में हो, अगर दोनों पोलर गैसेस फॉर्म में हो तो इट मींस गैस के अंदर डिस्टेंस ज्यादा होता है, कुछ मॉलिक्यूल वहां पे पड़ा होता है, कुछ मॉलिक्यूल इधर पड़ा होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि डिफरेंट डिस्टेंस की वजह से वहां पर क्या होगा, वहां पर जो फोर्सेस क्रिएट होंगी वो वीक होंगी। और अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के दरमियान जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो करीब पड़े होते हैं। वाटर आपके पास है तो वो क्या है, करीब पड़े हुए हैं, तो इट मींस अगर लिक्विड में होगा तो वहां पर क्या होगा, ये फोर्सेस क्या हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी, ये फोर्सेस क्या हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, इफेक्ट्स ऑफ द डाइपोल फोर्सेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि डाइपोल फोर्सेस अगर क्रिएट होती है तो उसके ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे इफेक्ट करेंगी। तो सिंपल यहाँ पर वही है कि जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना उसका, जितना बॉन्ड ये स्ट्रांग होगा, यहाँ पर ये जो डाइपोल फोर्सेस क्रिएट हो रही है, जो डॉटेड लाइन है, जितनी ये स्ट्रांग होंगी उतना उसका बॉइलिंग, अगर वो लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रांग होगा, अगर वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रांग होगा। वो यहाँ पर ये कहता है जितना वो फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और इसके बाद वो कहता है जैसे उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रांग हुआ तो उसकी थर्मोडायनेमिक्स जो वैल्यू थी वो भी हमने इंक्रीज कर दी कि एक मोल को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, अगर वो सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा, अगर वो फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो उसकी हीट ऑफ सब्लिमेशन भी इंक्रीज कर जाएगी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब सब्लिमेशन क्या होता है, ये आपने पार्ट चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी पढ़ा है कि आपने डायरेक्ट सॉलिड को वेपर्स में कन्वर्ट करना है, और हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा कि लिक्विड को वेपर्स के अंदर आपने जो है वो कन्वर्ट करना है। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर था वो था चैप्टर नंबर 4, और ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हमारे पास डाइपोल फोर्सेस थी। तो ये आज का लेक्चर था। तो अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।